साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और मेरे साथ राजपथ ग्रुप के संपादक सैयद कासिम सर हैं। मुझे लगता है कि सर का परिचय कराना मेरे लिए एक औपचारिकता भर होगी। आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सीरियस है, और सीरियस इस लहजे में भी है कि 27 का जो चुनाव है ना, अब सालों की बात नहीं बची, कुछ महीनों की बात बची है, और तो और चुनाव शुरू हो चुका है। खबरें यहाँ तक हैं कि रामनवमी से ऑफिशियली समाजवादी पार्टी अपना बिगुल फूंकने जा रही है, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई। और बहन जी की बैठक, एक ऐसी बैठक जो मैंने तो नहीं देखा कि आखिरी बार इतनी बड़ी बैठक कब बुलाई गई थी। और बैठक नहीं, इसको आप पदाधिकारियों की रैली कहिए, मैं इसी टर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। लगातार मैं लाइव में भी यही बात कह रहा था। सर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि सैयद कासिम जी का एक जो अपना एनालिसिस है, जो उनका तरीका है, और जिस तरीके पर अब तक मुहर लगती आई है, और इसीलिए मैं बातचीत करना चाहता हूं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू प्रशांत, हमको खुद रंग की बात करते हो मुझे खुद भी बहुत अच्छा लगता है। बहन जी की बैठक, और ये बैठक बाकी बैठकों से अलग कैसे थी? देखिए प्रशांत, जितना मैंने बीएसपी को देखा समझा जाना है, विधानसभा के लोग तो एक बार बुलाए गए थे अध्यक्ष 2018 में, विधानसभा अध्यक्ष बुलाए गए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, विधानसभा में भाईचारे के जो संयोजक हैं वो वामसेफ के लोग, इतनी बड़ी बैठक मुझे नहीं याद है कि बहुजन समाज पार्टी की सत्ता में और विपक्ष में कभी हुई हो। बड़ी बैठकों में कभी नारे आपने लगते नहीं देखे होंगे। अंदर जिस तरह से नारे लग रहे थे, जिस तरह से जोश, और नारे ऑर्गेनाइज नारे थे, बाकायदा व्यवस्था थी नारे लगाने की, नारे लगाने वालों की व्यवस्था थी। ये बिल्कुल अलग था। आज की बैठक पर निगाहें इसलिए बनी हुई थी, इतनी बड़ी बैठक क्यों बुलाई? हर आदमी इस बात को लेकर चिंतित था, और जो लोग बीएसपी बीट कवर करते हैं, बीएसपी जानते हैं, उनके लिए सचमुच ये बड़ी बात थी कि इतनी बड़ी बैठक का एजेंडा आखिर है क्यों। और अभी तक मुझे नहीं लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया में किसी को ये पता होगा कि आज की बैठक क्यों थी। आप चूंकि बहुजन समाज पार्टी को इतना कवर करते करते आपने भी उसको एनालाइज करना शुरू कर दिया है, पकड़ लेते हैं, निकाल लेते हैं, तमाम लोग बता देते हैं। अंदर से निकला हुआ पदाधिकारी भी पूरी बात नहीं बताता। फिर विज्ञप्ति आती है, फिर विज्ञप्ति को आपको जोड़ना पड़ता है, सब कुछ जोड़ कर तब निकलता है कि बैठक। मुझे लगता है रॉ के कोऑर्डिनेट्स जो है, रॉ की इन्फॉर्मेशन ज़्यादा उसको कलेक्ट करना आसान है, बीएसपी की प्रेस रिलीज को डिकोड करना ज़्यादा मुश्किल है। एक और दिलचस्प है, जैसे बड़ा पदाधिकारी जो होता है, आपके कॉन्फ्रेंस में आ गया, आपसे उसके संबंध जब हो गए तो वो आपसे बता देता है। मुझे तो लगा था कि आप तो विधानसभा अध्यक्ष बुलाए गए हैं, किसी के भी कंधे पे हाथ रखूंगा, सब पूछ लूंगा। सबसे मुश्किल उसी से पूछना था, उसने तो बताया नहीं, उसने तो कुछ बताया ही नहीं कि क्या कहा मैंने। तो ये और मुश्किल होता है बहुजन समाज पार्टी के विभाजन में जाना। जैसा कि आपने कहा कि चुनाव शुरू हो चुका है, आपसे मेरी बात हो रही थी कुछ देर पहले, तो आपने एक बात कही थी कि मायावती ने ये बैठक बुलाई और अखिलेश यादव ने उसके बाद अपना ऐलान कर दिया, उनका कैंपेन भी शुरू होने जा रहा है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, रामनवमी कब है? रामनवमी कब है? अब आप समझ लीजिए कि बस नेक्स्ट महीने में, या जो भी है, मतलब उसकी तारीख कितना, अप्रैल के आसपास है कि अप्रैल के बाद है? होली के आसपास रहता है। होली कब होगी? होली मार्च के फर्स्ट वीक में है, फर्स्ट वीक में राम मार्च के, रमजान से पहले और होली से पहले। होली के बाद शायद रामनवमी आती है। मैं श्योर नहीं हूँ। अखिलेश यादव ने, अगर ये रमजान में शुरू कर रहे हैं, क्योंकि रमजान जो है वो शुरू हो रहे हैं, आज तारीख हो गई है 10 दिन के बाद रमजान, यानी मार्च आने से पहले फरवरी में ही रमजान शुरू हो जाएगा। और अगर मार्च में अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो अखिलेश यादव की वो पिच जिसपे वो खेलते हैं और ये कहते हैं कि देखिए सॉफ्ट हिंदुत्व रखना है, तो फिर ये माना जाएगा कि अखिलेश यादव सॉफ्ट नहीं, हार्ड हिंदुत्व की तरफ है, कि रमजान के महीने में वो कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और यहाँ से पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश की तय होगी कि समाजवादी पार्टी की अब पिच क्या है। बैठक से क्या निकला सर? बीएसपी के बैठक में मायावती ने आज जिस तरह से अपने पदाधिकारियों को विधानसभा तक के संबोधित किया, जो बातें कही उसमें 2-3 चीज़ें खास हैं।
एक तो आकाश आनंद की लॉन्चिंग, उसकी बात हुई है, कैसे होगी, कौन कौन साथ रहेगा, इसको लेके हुई है। उमाशंकर सिंह का भी नाम आया, सतीश मिश्रा का भी नाम आया, विश्वनाथ पाल का भी नाम आया, और हर मंडल के उस मुसलमान का नाम आया जो मुसलमान वहाँ पर सक्रिय और एक्टिव है। तो ये इनकी जो भूमिका है, इनकी जो तैयारी है, उस तैयारी को देखते हुए आप ये मान सकते हैं कि उनकी जो तैयारी है उसमें जो उनका एजेंडा है, बूथ से जो शुरू किया था उन्होंने, उसमें सर्व समाज का मिश्रण रहेगा। आकाश आनंद का नेतृत्व होगा, कहीं सतीश मिश्रा होंगे, कहीं उमाशंकर सिंह होंगे, कहीं आपके विश्वनाथ पाल होंगे। ये तमाम इसको इस तरह से वो मिश्रित करके आकाश की लॉन्चिंग, और लॉन्चिंग मतलब आकाश की लॉन्चिंग तो हो चुकी। उत्तर प्रदेश में अभी तक आकाश को मौका नहीं मिला। एक बार लोकसभा चुनाव में उनको मौका मिला। क्या ये लॉन्चिंग 19-22 जैसी होगी या 19 जैसी, माफी चाहिए, 19 जैसी लॉन्चिंग होगी, या ये लॉन्चिंग आप कह लीजिए कि संगठन में बतौर एक तरीके से स्टूडेंट की तरह उनकी लॉन्चिंग होगी? क्योंकि दो चीज़ें जो प्रेस रिलीज में मेंशन नहीं है, लेकिन लोग जो बता रहे हैं, कह रहे हैं कि बूथ का जो स्ट्रक्चर है वो बदला जाएगा आफ्टर एसआईआर। जिस तरीके से एसआईआर के बाद बूथ का जो पूरा का पूरा मामला डिसमेंटल हुआ, वो, और उसी के साथ आकाश का लॉन्चिंग होना, क्या आपको लगता है कि ये आकाश आनंद को बूथ स्तर का प्रशिक्षण और उसकी अंडरस्टैंडिंग देने के लिए भी बहन जी ने एक बड़ा कदम उठाया? नहीं, बूथ तैयार हो जाएगा, उसके बाद आकाश की लॉन्चिंग होगी। अच्छा। और आकाश आनंद की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। आकाश आनंद ट्रेंड पूरी तरह हो चुके हैं, क्योंकि उनको राजस्थान में लगाया, उनको मध्य प्रदेश में लगाया, उनको हरियाणा में लगाया, उनको पंजाब में लगाया, उनको दिल्ली में लगाया, उनको बिहार में लगाया, और उसके अलावा इधर लगातार आकाश आनंद अन्य राज्यों के लोगों से मुलाकात भी करना है, उनसे बात भी करना है। और आकाश का महाराज का एक भाषण अगर आप देखिए तो लगता है कि मतलब काशीराम का पूरा कैडर उनको रटा हुआ है। तो वो तो उन्हें नहीं सीखना है। उत्तर प्रदेश में मायावती निकलेंगी नहीं, ऐसी स्थिति में जो गैप है उसको भरने के लिए आकाश को उनको मैदान में डालना पड़ रहा है। आकाश की मांग भी बहुत है, लोग आकाश को चाहते भी बहुत हैं। उसको मीडिया दूसरी तरह से भी कहता है कि चूंकि चंद्रशेखर युवा हैं, आकाश आनंद युवा हैं, लेकिन चंद्रशेखर और आकाश में थोड़ा फर्क है, शैली में फर्क है, भाषा में फर्क है, उनका बॉडी लैंग्वेज में, हर चीज़ में बड़ा फर्क है। बहुजन समाज पार्टी का संगठन बहुत बड़ा है, आज की बैठक से और साबित हुआ बहुत बड़ा है। 9 अक्टूबर की रैली ने साबित किया था कि बहुत बड़ा है। इतने बड़े संगठन का मुकाबला किसी चंद्रशेखर या किसी से नहीं किया जा सकता है। आकाश आनंद की कार्यक्रम की रूपरेखा क्या होगी, क्या वो उसी तरह होगा जैसे राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश में हुआ था, या उत्तर प्रदेश बड़ा राज, उत्तर प्रदेश जो आज तक उन्होंने, मायावती ने उनको दिया ही नहीं, जब भी कहा तो उत्तर प्रदेश उत्तराखंड छोड़ के कहा। अब उत्तर प्रदेश में उनकी लॉन्चिंग की तैयारी है, और ये लॉन्चिंग उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की जो संगठन की क्षमता है उसके अनुरूप तैयार होगी। जहाँ जैसा संगठन मजबूत होगा वहाँ उस तरह से आकाश के कार्यक्रम लगेंगे। मुझे एक चीज़ बताइए, आज जो मैं प्रेस रिलीज पढ़ रहा था सर, तो उसमें बहन जी का जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने फोकस में रखा, एक तरीके से उसके खिलाफ एक पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने तैयार की है। चाहे ब्राह्मण समाज के लिए सतीश चंद्र मिश्रा की बात कर लें, या उस प्रेस रिलीज का जो पहला ही पैरा है वो वही पूरा का पूरा ब्राह्मण समाज पे ही फोकस है, सामान्य वर्ग पे ही फोकस्ड है। और उसके बाद भाजपा का नाम आना, और पूरी प्रेस रिलीज में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी उस पर उस लेवल का हार्ड हिटिंग नहीं हुआ। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं? देखिए, ऐसा है कि समाजवादी पार्टी को बहुजन समाज पार्टी आज की तारीख में ये मानती है कि अगर हम किसी अलायंस में गए तो फिर समाजवादी पार्टी को हार्ड हिट करने की जरूरत नहीं। हार्ड हिट तो बहुत दूर की बात है। समाजवादी पार्टी का जो मूल है, जो उसकी जड़ है, या ये मानिए कि जो उसकी नींव है, वो मुसलमान है। और मायावती के कैलकुलेशन में वो मुसलमान किसी न किसी तरह से बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा है। ठीक बात। वो उनके दिमाग में है कि क्यों आ रहा है, उनको मालूम है कि कैसे आ जाएगा, वो उन्होंने अपने दिमाग में रख रखा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी को टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करना इसलिए ज़रूरी है कि ओबीसी का बड़ा तबका जो बहुजन समाज पार्टी के साथ होता था, वो सैनी हो, कुशवाहा हो, आपका चौहान हो, उसका कश्यप हो, नॉन यादव में बड़ा तबका,
वो बसपा के साथ हुआ करता था, वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, वो बीजेपी से निकालना है। मैं हमेशा कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो ये विपक्ष करता है कि वोट इकट्ठा करना चाहता तो है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि सामान्य वर्ग पर एक तरीके से उसको फोकस में रख करके उसके पीछे का निशाना, दरअसल मुख्य निशाना ओबीसी का वोट बैंक है भाजपा का। वो इसलिए है कि जब सामान्य वर्ग खामोश होगा, हाँ, मैं एक मिसाल देता हूँ किसी हाँ, गांव की, हाँ। आपका गांव है, आप प्रशांत शुक्ला हैं, ठीक बात। आपका नाई, आपका धोबी, आपका माली, आपका क्या कहते हैं निषाद, आपका कश्यप किसी की बात कर रहा है या बीजेपी की बात कर रहा है, आपने कहा छोड़ो, तुम्हारी भी नहीं है हमारी भी नहीं है। अब पंडित जी ने कहा है, अब वो कहता है कि हाँ ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि सरकार जब बहन जी की थी तब हम लोगों को बड़ा हमारा ये बेसिकली निगाहें कहीं हैं, निशाना कहीं तो है। वो आपके को खामोश करके, हाँ, आपको अपने प्रति सॉफ्ट करके, उसका निशाना वहाँ है जिसे ओबीसी का वो वर्ग कहते हैं जो नॉन यादव है। और ब्राह्मण समाज, मैं आपको प्रशांत भाई, तमाम मेरे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, आप जानते हैं, हाँ। बड़े चैनल्स में बैठे हुए हैं, उत्तराखंड के एक बड़े चैनल के उत्तराखंड के हेड हैं, मेरे ब्राह्मण दोस्त हैं। जिस दिन इस्तीफा हुआ बरेली का उन्होंने फ़ोन किया मुझे, जिस दिन उनका निलंबन हुआ उस दिन मुझे फ़ोन किया उन्होंने, उसके बाद फिर जिस दिन शंकराचार्य का दोनों का मामला हुआ फिर उन्होंने फ़ोन किया। और उस पर जब मायावती के ट्वीट आए, उनका फ़ोन आया कि यार कासिम भाई ये तो बड़ा मायावती का तो रोल बहुत ही साफ है, और उनका जो उनके ट्वीट्स जो हैं, उनका समर्थन जो है उसमें दिखावा नहीं है, लाग लपेट नहीं है। तो वो मायावती को कभी पसंद नहीं करते थे। मेरे साथ डिबेट्स वगैरह में भी होते थे तो मायावती के खिलाफ ही होते थे। मैंने तमाम डिबेट्स उसके बाद देखी। अभी कल मैं उनको एक चैनल पे देख रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि बीएसपी का प्रवक्ता बोल रहा, और बहुत अच्छे ब्राह्मण है वो। तो ब्राह्मणों में यूजीसी के बाद, शंकराचार्य के बाद जो मायावती का स्टाइल ऑफ राइटिंग था, जिस अंदाज में उन्होंने लिखा, या फिर अभी कल, मतलब इतना हार्ड हिटिंग, वो जो घूसखोर पंडित जो फिल्म आई है, इतना हार्ड हिटिंग तो मैंने आज तक कभी देखा नहीं। मेरा 14 साल का जर्नलिज्म का करियर हो गया, टेलीविज़न से लेकर के अभी तक मैंने आज तक कभी नहीं देखा उनको। वो और जिस तरह से सर, और उसी के दूसरे दिन एफआईआर हो गई, उनके ट्वीट आने एफआईआर हो गई। उन्होंने बाकायदा उन्होंने लिख करके इसको माफ़ी मांगी और कहा कि आई एम गोइंग टू चेंज द टाइटल ऑफ दिस फिल्म। एग्जैक्टली। तो मायावती के बारे में मैं कभी कभी कहता रहा हूँ, एक आध चैनल ने उसको वायरल किया है, कि मायावती का कोई एक ट्वीट जो होता है ना, किसी दूसरी पार्टी के बड़े धरना प्रदर्शन से बड़ा होता है। मायावती जब ट्वीट करती है, उसके बाद हमने तमाम फैसले सरकारों के बदलते हुए देखे हैं। और ये जो ब्राह्मण समाज है, 7 से 12 में इसने बड़ी मलाई खाई है, माफी से कहूंगा आपको। 7 से 12 की जो बीएसपी की सरकार थी, मेरे ख्याल से 30 विधायक चुन के आए थे, 30 या 33 कुछ विधायक, और तीसरी लाल बत्ती अलग से थी। हाँ, और मंत्रियों में भी हाँ, और एक के घर में 2-2 लाल बत्तियां थी। सुल्तानपुर में डॉक्टर जो हैं वो थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, बाप बेटे दोनों लाल बत्ती, एक निगम के चेयरमैन बाप, एक के बेटे, कोई भंडारण निगम का चेयरमैन, कोई वित्त विकास निगम का चेयरमैन, मतलब पूरे प्रदेश में 30 के करीब ब्राह्मणों के पास लाल बत्ती। और जितने पावरफुल मिनिस्ट्री थी सब ब्राह्मणों के पास। उसी में ब्रजेश पाठक सांसद हो रहे हैं, ब्रजेश पाठक का सादा गुड्डू जो है एमएलसी हो रहा है, और उसके बाद उसमें रामेश उपाध्याय ताकतवर प्रधानमंत्री हो रहे हैं, उसमें त्रिपाठी जो है वो उच्च शिक्षा मंत्री हो रहे हैं, उसमें अजंकर तिवारी के परिवार के लोग बिल्कुल मजे कर रहे हैं। तो वो और बिल्कुल आराम से किया उन्होंने, और वहाँ ब्राह्मण को बहुत मेहनत भी नहीं करनी पड़ी, उसको हल्का सा जो है अपना रुझान दिखाना पड़ा। उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के बहुमत की सरकार है, हालांकि तब भी ब्राह्मणों ने वोट जो बीएसपी को किया था 36 और 38% किया था, 40% से कम किया था, लेकिन माहौल उसने बनाया था। इन्फ्लुएंसर की भूमिका अदा की, इन्फ्लुएंसर की भूमिका ब्राह्मणों की जो है, वही भूमिका मायावती 2027 बाइनरी क्रिएट करता है, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, वो 27 में वही भूमिका उनकी चाहती, उससे ज़्यादा के लिए वो तैयार भी नहीं है ब्राह्मण, और वो उससे ज़्यादा के लिए दबाव भी नहीं बनाना। अच्छा, अब बहुचर्चित मुद्दा जो, और बहुप्रतीक्षित भी, गठबंधन वाली जो बात है, और गठबंधन मामले में मुझे लगता है कि आप जिस बारीकी से चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं, चाहे वो बर्थडे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कह लीजिए, या फिर उसके बाद जो चर्चाएं चली, और आज की बैठक में भी एक तरीके से बड़ा रहस्यमयी चुप्पी रही। ऐसा लगा कि गठबंधन नाम का जो शब्द है
वो बीएसपी की डिक्शनरी में है ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, बोला ही नहीं, जिक्र तक नहीं आया। इसको कैसे देखते हैं? जन्मदिन पे उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं फिलहाल बीएसपी गठबंधन नहीं करेगी, हाँ, सब मीडिया चलाने लगा मायावती गठबंधन नहीं करेंगी। ठीक बात। मैं जब शाम को किसी चैनल पे डिबेट में था तो मैंने पूछा कि फिलहाल के कोई लफ्जी माने होते हैं? फिलहाल एक शब्द है और मायावती के यहाँ स्लिप ऑफ टंग नहीं है। हाँ, उनके बयान को कोई तोड़ मरोड़ नहीं सकता। उनके यहाँ ये नहीं कि उनकी गलती से मुंह से निकल गया, गलती से उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक लफ्ज निकला, उसको फौरन उन्होंने ठीक किया। उन्होंने कहा फिलहाल कोई गठबंधन नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अगर उच्च जातियों का वोट कोई ट्रांसफर करवाता है तो हम उस गठबंधन करेंगे, और उसके तुरंत बाद कह दिया ऐसा भी संभव नहीं, 10-20 साल इसमें लगेंगे। निकल तो गया मुंह से उनके। कई बार राजनेता, आपको नहीं लगता कि गलती जानबूझ पर करते कि हाँ भैया ये स्क्रिप्ट यहाँ पर कट गया, लेकिन बाद में राजनेता तो करते हैं, लेकिन मायावती से मैं उम्मीद नहीं करता। मायावती कुछ नहीं, कई बार इंटेंशनली भी गलती की जाती है। इंटेंशनली गलती मायावती नहीं करेंगी। मायावती जो करेंगी वो होगा। वो बात हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद खबरें चली और दब गई। जब वो फिलहाल वाली बात मैंने की, आज की 1 घंटे की मीटिंग विधानसभा अध्यक्ष तक का मौजूद है। आज से अच्छा तो मौका था नहीं ये कहने के लिए कि भाई गठबंधन नहीं, हम अकेले लड़ेंगे और चूंकि गठबंधन से हमको फायदा नहीं होता है, नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, कुछ नहीं। जैसे आपने कहा ना, लगता है कि गठबंधन की डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है, उसको हटा के अलग रख दिया। पूरी बात उन्होंने कर ली, कार्यक्रम की बात कर ली, बूथ जो कमेटियां थी उनको विघटित कर दिया, खत्म कर दिया। चूंकि SIR में बूथ और वो बदल गए थे, सेक्टर का स्वरूप बदल गया था, फिर लगा दिया कि आप जाके मजबूती। चूंकि बहुजन समाज पार्टी की ताकत वही थी। बहुजन समाज पार्टी की 2002 के बाद सेक्टर और बूथ का काम बिल्कुल ना के बराबर हो गया था। 2 तक मजबूत बना हुआ संगठन उनको 7 में सरकार में ले आया। 7 से 12 के बाद 17 में, 22 में, 24 में, चूंकि बूथ पे मजबूती नहीं रह गई थी तो दिन ब दिन वोट प्रतिशत गिरने लगा। मायावती ने इस बात को समझा और रैली की, और रैली से पहले उन्होंने बूथ पे लगाया। आपको याद होगा कि 3 महीने बूथ का बहुत काम हुआ, और उसके बाद जब रैली हुई तो उनको रिजल्ट मिल गया कि हाँ हमारा बूथ ठीक है। मायावती का बूथ, मेरा अपना मानना है कि किसी दूसरी पार्टी से ज़्यादा मजबूत है। और आज की प्रेस जो उनकी बैठक है, उस बैठक में भी मायावती ने इस बात को कहा है कि आप जाइए और बूथ को रिवाइज कीजिए, फिर से उसको चेंज कीजिए। जो ऐसे लोग हैं, निष्क्रिय हैं, या जो इस सेक्टर से उस सेक्टर में चलेंगे, उसको पूरा बदल गया स्वरूप SIR के बाद, तो उसको तैयार करवाना मायावती का मकसद है। और दूसरी बात यह है, आज मैं बात कर रहा था उपकार बावरा से, उन्होंने कहा, मैंने 4-5 बार कुरेद के पूछा कि गठबंधन का दौर है, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में है, सपा गठबंधन में है, कांग्रेस गठबंधन में है, मायावती गठबंधन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी बहन जी ये कह रही हैं कि हमको 2027 में सरकार बनानी है, तो वो हमें जो काम दे रही हैं वो हम कर रहे हैं, उनके दिमाग में ज़रूर कुछ होगा, तभी तो इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और, चूँकि इस पर लोग बात बड़ा कम करते हैं, मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे, बीएसपी में बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कहाँ लैग कहाँ कर रही है, उसके लूप होल्स कहाँ हैं जहाँ पर बीएसपी को उस पर काम करने की ज़रूरत है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में सबसे बड़ा लूप होल ये है कि उनके जो जिनकी रीच वहाँ तक है, हाँ, वो जी बहन जी, हाँ बहन जी से आगे नहीं बढ़ते, कभी बताने की कोशिश नहीं करते। कुछ मंडल के लोग ऐसे हैं जो हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बहन जी चाहे हमको निकाल दीजिए या घर पे बैठा दीजिए, माफ़ी मांग के उसके बाद अपनी बात कह देते हैं, और वो बात भी उनके समझ में भी आती है। तो सबसे बड़ा तो लूप होल यहीं पे है। दूसरी बात, मैं अक्सर कहता हूँ, बहुजन समाज पार्टी की तीसरी आंख नहीं थी, कोऑर्डिनेटर, उसके बाद बीच में मायावती और कोऑर्डिनेटर से मिलाने वाला व्यक्ति, उसके बाद मायावती। अब कोऑर्डिनेटर अपनी गलतियाँ बताएगा नहीं, बीच वाला अगर मैनेज हो गया वो बताएगा नहीं, मायावती टीवी देखती नहीं, खबरें देखती नहीं, अखबार पढ़ती नहीं, उनका सूचना तंत्र यही 3 लोग हैं, वो बताते नहीं, मायावती तक खबरें पहुंचती नहीं। ऐसे में ये चेंज आया कि अब जो ईमानदार कोऑर्डिनेटर हैं, जो मेहनत करने वाले कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने सरकारों में मज़ा पाया है, वो अब तड़प रहे हैं। उनके परिवार वाले परेशान हैं कि तो सरकार तो देखी नहीं, एक ज़माना हो गया, तो वो उन सब चीज़ों को मायावती तक पहुंचाते हैं। और मैं आज उनके पूरे भाषण में इस तरह का कोई भी शब्द ना होना, नहीं करेंगे, नहीं होगा, तो याद कीजिए एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने किस तरह से कहा था कि हरगिज़ नहीं करेंगे, गठबंधन बिल्कुल नहीं करेंगे, हम अपने बहुमत की सरकार बनाएंगे। लेकिन अच्छा, अभी बीते दिनों एक मामला भी आया, आप क्या ही मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें
बाकायदा बोला गया बहन जी के सामने कि बहन जी बिना गठबंधन के काम, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड, इतना ब्लंटली बहन जी के सामने बोलना और उस पर कोई एक्शन नहीं लेना, ये भी एक नहीं, सुन लेना। हाँ, उसको सुन लेना और उसको एक तरीके से आप कह लीजिए कि सुनने के बावजूद भी उसको कुछ बोलना नहीं, और फिर सारी चीज़ें नॉर्मली होना, और फिर बैठक में भी कोई जिक्र नहीं होना, इसका क्या ये संकेत आप मान रहे हैं कि दरवाजे खुले हैं, सही वक्त जैसे ही आएगा वैसे ही 6 मार देंगे? मैं प्रशांत भाई आपके चैनल पर ब्रेक करने के लिए जाना चाहता हूँ जी। मैंने रैली भी आपके यहाँ ब्रेक की थी, और फिर मैं आपसे कह रहा हूँ कि मायावती बहुजन समाज पार्टी बिना गठबंधन के 27 के चुनाव में नहीं जाएगी। किससे और कब, किससे और कब, ये समय बताएगा। ये तो मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी 2027 का चुनाव बिना गठबंधन के नहीं लड़ेगी, चाहे वो मेरा कैलकुलेशन मानिए। और ये दलीय गठबंधन होगा? दलीय गठबंधन होगा और बड़े दल का गठबंधन होगा, जिसके पास वोट है, जो वोट ट्रांसफर करा सके। मायावती की वही शर्त है ना कि आप अपना वोट ट्रांसफर जो करा सके। मोहब्बत की दुकान तो नहीं है। अब वो मोहब्बत की दुकान को तो फायदा हो सकता है बहुत बड़ा, बीएसपी को तो कम होगा। बीएसपी को तो सिर्फ इतना होगा कि मोहब्बत की दुकान अगर आती है अपनी दुकान लेके, तो उस माल बहुत तेजी से यहाँ खाली हो जाएगा। लेकिन उसको तो 2 राज्य फ्री में मिल जाएंगे। उत्तराखंड और पंजाब में तो बिना लड़े चुनाव जीत जाएंगे वो। इन 2 राज्यों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र का सूखा है मोहब्बत की दुकान का, ना मध्य प्रदेश में हो, ना राजस्थान में हो, ना हरियाणा में हो, ना दिल्ली में हो, ना पंजाब में हो, ना उत्तराखंड में हो, ना छत्तीसगढ़ में, पूरा उत्तर खाली है। ठीक बात है। और ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के साथ आओगे तो इसी 27 में तुमको पंजाब मिल जाएगा, उत्तराखंड 2 मुख्यमंत्री तुम्हारे पास हो जाएंगे, उसके बाद मध्य प्रदेश राजस्थान जाएगा तो वो भी मिल जाएगा। और बीएसपी पर भी जो चीज़ें कह रही हैं कि वो राष्ट्रीय पार्टी का जो दर्जे वाली बातें चलती है, हाँ वो भी है। बहुजन समाज पार्टी को ये 27 में अपने को साबित करना पड़ेगा, उत्तराखंड में भी, पंजाब में भी, उत्तर प्रदेश में। करो और मरो की स्थिति है। करो और मरो की स्थिति है, वो आपको सरकार करो। बसपा की बनती हुई देख रहे हैं आप? मैं बसपा की सरकार बनने के लिए तो बहुमत चाहिए, लेकिन मायावती के मुख्यमंत्री बनते हुए मैंने 3 बार देखा है प्रशांत भाई। एक बार 39 विधायक में मुख्यमंत्री थी, 95 में, 96 में 67 विधायक में मुख्यमंत्री थी, 99 में वो 99 विधायकों में मंत्री थी। आप अक्सर एक बात बोलते हैं कि आप बहुजन समाज पार्टी तभी जीत सकती है जब वो दूसरी पार्टियों का वोट अपनी तरफ लाए। अपना वोट लाए तो लाए, साथ में लाना ही है, और दूसरा वोट भी लाना है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट, जो आप शुरुआत में भी कह रहे थे कि ओबीसी का, क्या ये वही वाली बात होने जा रही है क्या 27 में, जो आप अक्सर बात कहते हैं, दोहराते हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के अलावा बीजेपी से वोट कोई नहीं निकाल पाएगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक चीज़ और है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच के संबंध बहुत ख़राब हैं। हाँ, कागज़ पे भी ख़राब है, ज़मीन पे भी ख़राब है, हर चीज़ पे वो संबंध ठीक नहीं है। ठीक है। गुजरात उत्तर प्रदेश में अपनी मर्जी चाहता है, योगी आदित्यनाथ के रहते गुजरात की मर्जी चलने वाली नहीं है। दिल्ली में मोदी की उम्र जो है बढ़ रही है, और वो भी जोशी और अडवाणी वाली सफ़ में खड़े हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो माहौल है, उस माहौल में मायावती के अलावा कोई दूसरा खिलाड़ी है ही नहीं जो भारतीय जनता पार्टी से वोट निकाल सके। वो चाहे ब्राह्मण के बारे में आप देखिए, अखिलेश इतनी मेहनत करते हैं, परशुराम का फरसा भी उन्होंने उठाया, बड़े बड़े कार्यक्रम भी किए, अभी कहा उन्होंने सोने की मूर्ति लगाऊंगा भगवान परशुराम की, लेकिन ब्राह्मण अखिलेश की बात नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की जो एक भावना है, अखिलेश उसमें फिट नहीं होते। मायावती अगर मस्जिद में नहीं जाती हैं, मंदिर में नहीं जाती हैं, तो मस्जिद में भी नहीं जाती। हाँ। तो मायावती का स्टैंड क्लियर है। अखिलेश एक मंदिर में जाएंगे, दूसरे में जाने से मना कर देंगे। आज तक राम मंदिर नहीं गए, जब उनसे बात पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि भाई हम अपने कोटेश्वर में जाएंगे। प्रार्थना पर प्रहार लिख देते हैं। प्रार्थना पर प्रहार लिख देते हैं। तो ये एक जो मुश्किल अखिलेश के साथ है, इसलिए ब्राह्मण उनके साथ नहीं जाता। पिछली जातियों का जो एक काशीराम ने एक बहुत बड़ा समूह इकट्ठा किया था भारतीय जनता पार्टी में। अमित शाह जब 2014 में यहाँ प्रभारी बन के आए तो उन्होंने उसी समूह को अपने साथ जोड़ा। जो सामाजिक न्याय जिसके साथ काशीराम जोड़े हुए थे, सामाजिक परिवर्तन के साथ काशीराम जोड़े हुए थे, वो धर्म का तड़का मारा उन्होंने। अमित शाह ने उसको अपने साथ किया और धर्म का तड़का उस पर लगा दिया।
अब उस धर्म के तड़के से फिर सामाजिक मूवमेंट या सामाजिक राय या सामाजिक जो परिवर्तन है, अखिलेश यादव के तो वो है नहीं, क्योंकि पीडीए तो एक नारा है, विचारधारा है नहीं। ऐसे में प्रशांत भाई, बीएसपी ही वो पार्टी है जो 2%, 3%, 5%, 7% जो भी घटा पाए, भारतीय जनता पार्टी का वोट वही कम कर सकती है। और भारतीय जनता पार्टी बिना वोट कम किए हारती नहीं, और उसके हराने के लिए दूसरी पार्टी वोट पाती नहीं। क्या, आखिरी सवाल मैं आपसे ले रहा हूँ, क्या यूजीसी और शंकराचार्य का जो मुद्दा है और उस पर जो बहन जी का स्टैंड रहा है, क्या माना जाए कि ये बहुजन समाज पार्टी की 2027 का चुनावी शंखनाद था? हाँ बिल्कुल आप मान सकते हैं, क्योंकि वो एक बात उन्होंने अपने लोगों के बीच एक बात कही थी कि जिस दिन मुस्लिम और ब्राह्मण, मुस्लिम और बैकवर्ड बहुजन समाज पार्टी की बात करने लगेगा, ब्राह्मण अपने आप बहुजन समाज पार्टी में आ जाएगा। और ये दोनों मुद्दे जुड़े हुए ब्राह्मण से थे, शंकराचार्य का मुद्दा रहा हो या भी यूजीसी का मुद्दा रहा हो। अपर कास्ट कहने को तो बहुत सी जातियाँ हैं, लेकिन जैसे शेड्यूल कास्ट में जातियाँ बहुत हैं, लेकिन शेड्यूल कास्ट के अधिकार, हक, हुकूक की बात आती है तो सिर्फ जाटो जमात आपको दिखाई देता है। ठीक बात। उसी तरह अपर कास्ट तो बहुत सी जातियाँ हैं, लेकिन अपर कास्ट के वजूद पे जब भी कोई मुसीबत आती है या जब अपर कास्ट के लिए कुछ करना होता है, लड़ना होता है, तो सबसे पहले ब्राह्मण आगे आता है। मायावती इन सब चीज़ों को जानती हैं। मायावती अगर अपने घर में रहती हैं, बाहर नहीं निकलती हैं, तो मायावती पाती हैं। सोशल साइंटिस्ट आप कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, सोशल साइंटिस्ट आप उनको कह सकते हैं। उन्होंने साथ में उसका मुजाहिरा दिखाया भी। मुजाहिरा दिखाया है। तो मैं समझता हूँ कि 2027 से पहले अखिलेश यादव रामनवमी के बाद चलेंगे। मायावती ने आज से शुरुआत कर दी। अगला महीना रमज़ान का है। मुझे नहीं लगता है कि रमज़ान के महीने में आकाश आनंद को मायावती फील्ड में डालेंगी, लेकिन रमज़ान के बाद आकाश आनंद फील्ड में दिखाई देंगे। और मायावती इस बात को कह भी सकती हैं कि रमज़ान का महीना मुसलमानों का बहुत ही पाक महीना है, और ऐसे महीने में जो है कार्यक्रम मैं नहीं कर रही हूँ, और रमज़ान महीने के बाद भी करूँगी। ठीक बात। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, और इस बैठक को डिकोड करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई भी सुझाव है, कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, तो हमें नीचे कमेंट में लिख भेजिए। मैं एक एक कमेंट आप लोगों का पढ़ता हूँ और उसी के हिसाब से फिर आगे सुधार करने की कोशिश करता हूँ। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।